बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक रेडिएशन डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में कि वो ये एलिमेंट्स रेडिएशन अमिट करते हैं। तो ये रेडिएशन इंसान जो है वो नेकेड आई की मदद से इनको देख नहीं सकता या हम अपनी सेंसेस की मदद से इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कुछ ऐसे डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमें इनकी मौजूदगी का पता बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लैब के अंदर काम करते हुए अगर रेडिएशन वगैरह किसी एलिमेंट के अंदर से या किसी सैंपल के अंदर से एमिट हो रही हैं तो अगर उनका आपको आइडिया नहीं होगा तो वो इंसान के लिए हार्मफुल हो जाती हैं। इसलिए मुख्तलिफ डिटेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी लोकेशन पे रेडिएशन की मौजूदगी का पता चलाने के लिए। तो रेडिएशन डिटेक्टर्स बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशंस लाइक अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको रेडिएशन डिटेक्टर का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्शन करते हैं ऑन बाय यूजिंग आयोनाइजिंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल को। मतलब ये पार्टिकल जब किसी मैटर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे आयोनाइजेशन करते हैं। उस आयोनाइजेशन को देखते हुए पता चलाया जाता है कि ये कौन से पार्टिकल हैं, अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है या गैमा पार्टिकल है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा और बीटा की हाई होती है एज़ कम्पेयर टू गैमा। और इसी तरह इनकी पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा की सबसे कम है, बीटा की उससे ज़्यादा है और गैमा की सबसे ज़्यादा होती है। तो उसमें से हम लोग सिर्फ आयोनाइजिंग एबिलिटी को यूज़ करते हुए ये कुछ डिटेक्टर्स बताए जा रहे हैं जो किसी भी लोकेशन पे जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 3 तरह के डिटेक्टर्स हमारी बुक में मेंशन है। नंबर 1 विल्सन क्लाउड चैम्बर है, नंबर 2 गीगर मुलर काउंटर और नंबर 3 सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो आज हम लोग सिर्फ विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। आयोनाइजिंग एबिलिटी इस्तेमाल होती है रेडिएशंस की। आयोनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं? वो तमाम रेडिएशंस जो किसी भी मैटर के साथ जब टकराती हैं तो उनको आयोनाइज कर सकें। आयोनाइज मीन आयन्स में तब्दील कर सकें या उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। उन रेडिएशंस को आयोनाइजिंग रेडिएशन का नाम दिया जाता है। आयोनाइजेशन जो किसी भी मैटर के अंदर होती है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पार्टिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयोनाइजेशन पे इफ़ेक्ट करती हैं? वो है चार्ज, मैस और एनर्जी। जबकि मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डेंसिटी है और आयोनाइजिंग पोटेंशियल है। इनके ऊपर आयोनाइजेशन डिपेंड होती है। ये जो हम 3 डिटेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं ये बेसिकली डिटेक्टर्स भी हैं, मतलब डिटेक्ट भी करते हैं और फिर उनको काउंट भी करते हैं। इसलिए इनको डिटेक्टर्स एंड काउंटर का नाम दिया जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी जगह पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें आइडिया होना चाहिए अगर रेडिएशन मौजूद है तो उनकी कितनी तादाद मौजूद है, वो इंसान के लिए या वहाँ पे दूसरे जो जानदार हैं उनके लिए हार्मफुल तो नहीं है। इसलिए हमें बेसिकली डिटेक्ट करने के साथ साथ उनको काउंट करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारे डिटेक्टर्स हैं ये बेसिकली इनको डिटेक्ट भी करते हैं और काउंट भी कर रहे होते हैं।
तो पहला जो डिटेक्टर है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो इसमें क्लाउड की तरह का एक फॉर्मेशन सी होगी जिनकी मदद से हम लोग जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ट्रैक को सीन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो आयोनाइजिंग पार्टिकल, मतलब जो भी पार्टिकल है जो आयोनाइजेशन कर रहा है अल्फ़ा बीटा या गैमा, उनके पाथ को विजिबल करके दिखाता है। तो वो डिवाइस विल्सन क्लाउड चैम्बर है। बाकी दोनों जो डिटेक्टर्स हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है या गीगर मुलर काउंटर है, वो सिर्फ डिटेक्ट और काउंट करते हैं, वो इनके पाथ को विजिबल करके नहीं दिखाता। सिर्फ विल्सन क्लाउड चैम्बर एक ऐसा डिटेक्टर है इन तीन में से जो रेडिएशंस के पाथ को विजिबल करके शो करवाता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर किस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? विल्सन क्लाउड चैम्बर में बेसिकली सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं या प्रोवाइड करवाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड एयर। अल्कोहल वोलाटाइल मटेरियल है, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिल के जो वेपर्स बनाते हैं जिनको सुपर सैचुरेटेड वेपर्स का नाम दिया जाता है। तो वेपर्स को अगर कंडेंस किया जाए या कंडेंसेशन की जाए तो ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं कंडेंसेशन के दौरान इनकी प्रेफरेंस होती है कि ये आयंस के ऊपर प्रेफरेंशली जो है वो कंडेंस हों। तो ये कंडेंसेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड वेपर्स प्रेफरेंशली ऑन आयन, ये ही विल्सन क्लाउड चैम्बर का वर्किंग प्रिंसिपल है। आगे इसको देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास एक मेटेलिक असेंबली है। ये इसकी जो साइड्स हैं ये मेटल्स की बनी होती हैं। अपर साइड पे ग्लास विंडो है, इसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है। ये कैमरा बेसिकली ये जो इंटरनल रीजन्स है यहाँ पे रेडिएशन एंटर होके क्लाउड की फॉर्मेशन करती हैं, मतलब एक ट्रैक सी बनाते हैं। उन ट्रैक को ये कैमरा जो है वो कैप्चर करता है। तो इसकी अपर साइड जो है वो ग्लास विंडो है, जबकि दोनों साइड्स जो हैं वो मेटेलिक है। एक साइड पे विंडो है जहाँ से रेडिएशन एंटर हो रही है, दूसरी साइड पे विंडो है जहाँ से लाइट को एंटर करवाया जाता है ताकि इस रीजन को विजिबल बनाया जा सके। यहाँ पे एक पिस्टन है विच कैन मूव अप एंड डाउन। इसके ऊपर ये एक ब्लैक सॉक्ड अल्कोहल का जो एक असेंबली पड़ी हुई है, जिसके अंदर से अल्कोहल वोलाटाइल होने की वजह से इस इन्वायरमेंट के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये एयर और अल्कोहल के वेपर्स आपस में मिलकर सुपर सैचुरेटेड वेपर्स बना देते हैं। पिस्टन को थोड़ा सा कंप्रेस किया जाता है ताकि ये सारा जो वेपर्स हैं वो कंप्रेशन फॉर्म के अंदर आ जाएं। देन इस साइड से जब रेडिएशन एंटर होती हैं तो रेडिएशन एनर्जी पार्टिकल होने की वजह से यहाँ से जिस पॉइंट से रेडिएशन गुजरेंगी वहाँ पे आयोनाइजेशन करेंगी। आयोनाइजेशन मीन उस पाथ के ऊपर जितने भी वेपर्स होंगे वो आयोनाइज होते जाएंगे। आयोनाइजेशन की वजह से जो आयंस बन रहे हैं उसी टाइम इस पिस्टन को रैपिडली एक्सपेंड किया जाता है, मतलब इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचा जाता है। तो नीचे की तरफ खींचने से रैपिड एक्सपेंशन हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? कूलिंग। तो कूलिंग प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं
यह भी आप लोगों को बताया कि इनका प्रिंसिपल है कि ये आयंस के ऊपर पहले कंडेंस होंगे, तो रेडिएशन जैसे ही अंदर एंटर होती हैं तो उन जहाँ जहाँ से रेडिएशन गुजर रही होती हैं वहाँ पे आयंस की एक पाथ बन जाता है। तो जैसे ही आप इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रैपिडली इसको एक्सपेंड करते हैं, कूलिंग की वजह से ये जो वेपर्स होते हैं ये उन आयंस के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन होती है तो हमें ये जो पाथ होता है वो विजिबल नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह कभी आपने देखा होगा कि आसमान पे जहाज़ जा रहा हो तो अपने पीछे वो एक स्मोक का पाथ सा छोड़ के जा रहा होता है, इसी तरह ये रेडिएशन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और एट द सेम टाइम अगर एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होगी तो वेपर इन आयंस के ऊपर प्रेफरेंशली कंडेंस होने की वजह से ये जो पाथ होगा ये क्लाउड की फॉर्म का एक पाथ जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। कैमरा उस पाथ की पिक्चर लेता है तो उस पाथ को बाद में स्टडी करके आइडिया लगाया जाता है कि ये किस किस्म की रेडिएशन जो है वो यहाँ पे एंटर हुई है। अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो पाथ होता है वो थिक और स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल बारी पार्टिकल होते हैं, इस वजह से वो एंटर होने पे अपने रास्ते को चेंज नहीं करते, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ये अपने रास्ते को नहीं छोड़ते। तो अगर अल्फ़ा पार्टिकल से ये आयोनाइजेशन होगी तो उसका जो पाथ हमें नज़र आएगा वो उसकी लाइंस स्ट्रेट लाइन में होंगी और वो थिक होंगी। अगर बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो उनका जो ट्रैक का व्यू होगा वो थिन लाइंस होंगी और वो डिफ्लेक्टेड लाइंस की फॉर्म में आगे की तरफ ऐसे इंक्रीज़ हो रहा होगा। और अगर गैमा पार्टिकल्स होंगे तो गैमा पार्टिकल में कोई स्पेसिफिक आयोनाइजेशन नहीं होती, आयोनाइजेशन पावर इनकी सबसे कम होती है, तो उसका ट्रैक आपको इस तरह का नज़र आएगा। तो इन ट्रैक को देखते हुए हम आइडिया लगा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर एंटरिंग इनटू द विल्सन क्लाउड चैम्बर। अगर लाइंस जो हैं या ट्रैक जो है वो थिक और स्ट्रेट लाइन के अंदर है तो वो अल्फ़ा होगा, अगर वो थिन और डिफ्लेक्टेड लाइन की फॉर्म के अंदर है तो वो बीटा होगा, अगर वो इस तरह मतलब इरेगुलर या छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म के अंदर होगा तो वो गैमा होगा। यहाँ पे विल्सन क्लाउड चैम्बर के ऊपर वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करने का जो मकसद होता है वो ये होता है ताकि इसके अंदर बनने वाले जो अनवांटेड आयंस हैं उनको रिमूव करवाया जा सके फॉर नेक्स्ट शिफ्ट, ताकि अगली शिफ्ट के दौरान जो रेडिएशंस एंटर हो रही हैं उसके लिए चैम्बर को रेडी किया जा सके। तो नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट यूज़ के लिए विल्सन क्लाउड चैम्बर को रेडी करने के लिए हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। और हाई वोल्टेज का मकसद क्या होता है, ताकि अंदर बनने वाले जो अनवांटेड आयंस हैं उनको रैपिडली या रिमूव करवाया जा सके फॉर द नेक्स्ट यूज़। अगर आप इस पूरे विल्सन क्लाउड चैम्बर को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करने से तो इसके अंदर एंटर होने वाली जो रेडिएशंस होंगी उन रेडिएशंस की एनर्जी, चार्ज और मैस का भी आइडिया लगाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 14 में ये पढ़ चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो हम लोग उसकी मोशन से उस पार्टिकल की एनर्जी, चार्ज, मैस, उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं या उनको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने एंटर होने वाले जो चार्ज पार्टिकल है उनकी एनर्जी, चार्ज और मैस का पता चलाना है तो आप इस पूरे विल्सन क्लाउड चैम्बर को एक
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करवा दें, तो फिर जो भी रेडिएशन एंटर होंगी हम उन रेडिएशन की का इनर्जी, चार्ज और मास की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसकी इस एबिलिटी की बुनियाद पे विल्सन क्लाउड चैम्बर को कई न्यू पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए भी इस्तेमाल किया गया, या इस इंस्ट्रूमेंट ने कई न्यू पार्टिकल को डिस्कवर करने में हमारी हेल्प की है। तो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में। तो इस लेक्चर को सुने और फिर इसको बुक से या की बुक से 2 से 3 दफ़ा रीड करें, देन आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप वो ग्रुप के अंदर उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।